गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अल्थिया रहती है वो एक्चुअल में ये समझ जाती है कि जेकब और रिकवान के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है और वो इस बात पे गुस्सा भी नहीं करती है, जबकि उसका ध्यान इन सब चीज़ों से ज़्यादा ये रहता है कि उसे दिव्यांशी के करीब आना है, क्योंकि अब उसे अल्फ़ा न्यूरॉन के बारे में जानना था और अल्फ़ा न्यूरॉन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जब वो उसके करीब आ रही थी और उसके साथ थोड़ा-सा मूवमेंट हो रहा था, तभी दिव्यांशी को एकदम से फ़ोन आता है और वो उसके असिस्टेंट का रहता है, अमृत का। अमृत बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है और वो सिर्फ़ इतना कहता है दिव्यांशी से कि प्लीज़ आ जाओ, यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो गई है। दिव्यांशी बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ से हैदराबाद से बैंगलोर के लिए अपनी फ़्लाइट लेती है और बहुत जल्दी पहुँचती है। जब वो पहुँचती है तो वो अमृत से बहुत सारी चीज़ें पूछती है, पर अमृत उसे इतना डरा हुआ रहता है, पहले तो बताता नहीं है, फिर वो धीरे से वो वीडियो दिखाता है और उस वीडियो से उसे ये चीज़ क्लियर होती है कि अब आ चुके हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएचर्स जो इस फना सीजन के 1 के भी थे और फना सीजन 2 में भी रहेंगे, द वैम्पायर्स एंड लाइकन्स। वो आ चुके हैं और अब वो अल्फा न्यूरॉन के पीछे पड़े हुए हैं। ये दिव्यांशी को पता चलता है, लेकिन दिव्यांशी के मन में एक शैतानी ख्याल आता है कि अगर इनमें से कोई एक भी मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करूँगी और काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट करके मैं कुछ करने की कोशिश करूँगी। ये उसके दिमाग में रहता है, पर क्या उसका सोचना सही था? ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। दिव्यांशी अपने असिस्टेंट को भी ये काम देती है कि अब वो हैदराबाद जाए और वो एक तरीके की वेकेशन भी ले ले और साथ ही साथ वो जो उसने सेमिनार का एग्ज़ाम स्टार्ट किया था वो भी हो जाए। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। जो दिव्यांशी रहती है वो लेबोरेटरी पे जाती है और लेबोरेटरी में पूरा सा तहस-नहस चीज़ें हो चुकी थी। तो वहाँ पर ना अब सब कुछ डर चुके रहते हैं, लेकिन ये बात जब अभिनव को पता चलती है कि उसकी लेबोरेटरी ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है और कहीं न कहीं हाई सिक्योरिटीज़ चीज़ें होने के बाद भी वो सिक्योर नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो फ़ोन करता है वहाँ पर हमारी दिव्यांशी उसे सब कुछ बताती है कि कुछ लोगों ने आके आपके अल्फा न्यूरॉन को चुराने की कोशिश करी है। तो वो कहते हैं कि क्यों? इतने सालों में तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मेरे पूर्वज उसके रक्षक हैं और वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो कहते हैं कि हो सकता है कि अल्फा न्यूरॉन की कभी किसी को ज़रूरत ना पड़ी हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अल्फा न्यूरॉन की अब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है और ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जो लोग अब पाना चाहते हैं। यहाँ पर अभिनव काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अभिनव कहता है मैं जल्दी आ रहा हूँ इंडिया। तो वो कहती है कि तुम्हारे इंडिया आने से क्या हो जाएगा? अगर तुम इंडिया आ गए और अगर इंडिया में आकर उन लोगों के हाथों पड़ गए जो एक्चुअल में बहुत खतरनाक हैं, फिर वो तुमसे अल्फ़ा न्यूरॉन छीन लेंगे। तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अल्फ़ा न्यूरॉन तब सेफ रहेगा जब तक वो तुम्हारी आँखों का रेटिना चेक नहीं करेगा, तुम्हारी वॉइस नहीं लेगा और साथ ही साथ तुम्हारे हैंड के फिंगरप्रिंट्स नहीं लेगा। तब तक उस गेट को कोई भी नहीं खोल सकता, चाहे वो कितने भी ताकतवर हों, वो शायद वो बॉम्ब्स लगा ले या मेटल शीट कर ले, वो कितनी भी कोशिश करें तोड़ने की, उसे वो तोड़ नहीं सकते। उसको तोड़ने के लिए एक सीक्रेट की होती है जो तुम्हारे पास ही है और साथ ही साथ तुम्हारा ये आइडेंटिफिकेशंस। अगर ये चीज़ है तो तुम्हारा अल्फ़ा न्यूरॉन सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे अल्फ़ा न्यूरॉन की चिंता नहीं है, अभिनव मुझे तुम्हारी चिंता है, क्योंकि तुम अगर इंडिया में आ गए और इनके हाथ लग गए, आई स्वेयर तुम नहीं बच सकते हो, क्योंकि ये पावर इतनी ज़्यादा है इनकी कि ये तुम्हें तबाह मचा देंगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तबाही न मचे तो मैं तुम्हें सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि तुम वहीं पर रुको थोड़े वक्त के लिए, जब तक कि ये माहौल वगैरह चीज़ें मैं समझ नहीं लेती हूँ। दिव्यांशी ये बोलकर चुप हो जाती है। वहाँ पर जो हमारा अभिनव रहता है वो दिव्यांशी की बातों को काफ़ी मतलब समझता है। तभी जो अभिनव का पीए रहता है वो भी ये सारी बातें स्पीकर पे सुन रहा था और अभिनव का पीए कहता है कि सर
ये बात सही कह रही हैं। और उस समय जो अभिनव और पीए जो बात कर रहे थे, उन्हें अपना मोबाइल को म्यूट पे रखना था, पर वो म्यूट पे रखना भूल जाते हैं। तभी वहाँ पर वो बोलता है कि सर वो सही कह रही हैं। तभी अभिनव कहता है क्या सही कह रही है वो? उसने हर चीज़ें सही बताई है, क्योंकि उसका जो क्या बोलते, पूरी जो वो सिक्योरिटी चीज़ें डाली है वो और किसी ने नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ये दिव्यांशी की कंपनी ने बनाई है। दिव्यांशी पहले जिस कंपनी में काम करती थी, उसका स्ट्रक्चर सब दिव्यांशी ने बनाया है, इसलिए उसे पता है कि एक सीक्रेट की होती है, ये सब चीज़ें हैं। बट तुम्हें ये पता है कि वो सीक्रेट की मेरे पास नहीं है। तो तभी पीए बोलता है तो वो सीक्रेट की किसके पास है? तो कहते हैं कि यार वो मेरे घर पर रखी है, अब मैं उस सीक्रेट की को ले लेके घूमूंगा थोड़ी ना। और मुझे इस बात का डर है कि अगर उन्हें ये चीज़, अगर सिर्फ यही चीज़ चाहिए अल्फा न्यूरॉन, तो वो मेरे घर पे भी जाके वो सीक्रेट की को ले सकते हैं। तब मैं क्या करूँगा? तो पीए कहता है कि ये बात आपको पता है, मुझे पता है और किसी को नहीं पता है। तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तक सिर्फ उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि आपके आई, रेटिना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनमें से किसी को पता हुआ तो बात आएगी ना। तो जस्ट रिलैक्स, आप हाइपर मत होइए। अगर आप ऐसे ही हाइपर होते रहे तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तभी वो कहता है ओके ओके। यहाँ पे ये दिव्यांशी ये सारी बातें सुन लेती है, और उसे जैसे ही पता चलता है ये दोनों पॉज हुए हैं, तभी उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है ये लोग पॉज होके ये देख रहे होंगे कि मैं फ़ोन पर हूँ कि नहीं। तो वो फ़ोन फटाक से डिस्कनेक्ट कर देती है। अब अब दिव्यांशी को ये पता चलता है कि अल्फा न्यूरॉन को लेने की एक्चुअल में उसके घर पर है। तो अब ये उसके दिमाग में ये बात पहुंच चुकी रहती है, पर वो अभी कुछ भी नहीं करती है। वो यहाँ से डायरेक्ट अमृत को फ़ोन करती है और कहती है अमृत हेलो। तो वो कहती है कि हाँ बोलो ना। तो वो कहता है कि अमृत तुम ठीक हो? दिव्यांशी पूछती है। अमृत कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा? इतनी सारी, मतलब एक इतना बड़ा भेड़िए को देखकर तुम्हें लगता है मैं ठीक होऊंगा? यू नो व्हाट, मेरी पूरी बॉडी हिल चुकी है उस भेड़िए को अपने सर पे, मतलब ऐसे मेरी गाड़ी के ऊपर कूदते हुए। मैं तुम्हें लगता है मैं ठीक होऊंगा? नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। शायद तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो और ऑफ कोर्स ये सब चीज़ों में तुम काफ़ी कैपेबल हो, बट मैं नहीं हूँ। तभी वो कहती है स्टॉप, स्टॉप इट नाउ। दिव्यांशी अब स्ट्रिक्ट एटीट्यूड में कहती है स्टॉप इट नाउ। तुम कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हो। ये किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करने का टाइम नहीं है। तो तुम चुप बैठो। तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि यहाँ से उठ के तुम्हें जाना है, और यहाँ से हैदराबाद जाओ, वीएनएस इंस्टीट्यूट जाओ और वहाँ पे काम स्टार्ट करो अपना। बात खत्म। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें फ्लाइट से टिकट्स मिल गई और अपनी फैमिली की भी फ्लाइट से टिकट मिल गई होगी। अमृत चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि दिव्यांशी उसकी बॉस रहती है और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है। ये बात हमेशा से अमृत जानता था, और अमृत कुछ भी ये करके ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। तो अमृत की ये बातें सुनकर वो थोड़ा सा शांत होती है। अमृत ये सारी बातें सुनकर शांत होता है दिव्यांशी की, और बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद, आधे एक घंटे के बाद, वो फ्लाइट्स टिकट्स वगैरह लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये जिस रात को यहाँ पर दिव्यांशी पहुंची थी, उसके नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में ही अमृत चला जाता है। क्योंकि अमृत को इसलिए जाने के लिए भेजती है वो, क्योंकि उसे दो चीज़, कि अमृत अगर यहाँ पर रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अमृत का फेस ऑलरेडी उन वैम्पायर्स और लाइकन्स ने देख चुका है। तो वो लोग उसे पकड़ के उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ये बात ऑलरेडी दिव्यांशी जानती थी, इसलिए उसे दूर भेजना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था, उसे इन सब चीज़ों से दूर रखना। दूसरी तरफ जो एल्थिया थी, वो भी कुछ अपने ही अलग दुनिया में खोई हुई थी। एल्थिया जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थी। उसी कुछ एक स्पेशलिटीज़ कुछ अलग थी, जैसे कि वो लोगों की साइकोलॉजी पढ़ के उसकी चीज़ों के बारे में पता कर लेती थी, और उसके पास एक चीज़ें थी। तो वो ना विक्रांत के सामने बैठ के विक्रांत के फेस रीड करने की सोच रही थी, कि जैसे उसको ये पता चले कि अगर दिव्यांशी के पास जाना है और दिव्यांशी को अगर करीब लाना है और दिव्यांशी के करीब जाकर उसे उसके पास आना है, तो मुझे ये सब चीज़ें जानना होगा कि उसे क्या पसंद है। बट
जो विक्रांत था वो अभी दिव्यांशी के बारे में कम और जेकब के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। अब ये बात पे एक्चुअल में अल्थिया को थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है और अल्थिया एकदम से कह देती है, विक्रांत स्टॉप थिंकिंग अबाउट जेकब, तुम पागल हो गए हो क्या? जब देखो जेकब के बारे में सोचते हो। आई नो द जेकब तुम्हें पसंद है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हर टाइम माइंड में सिर्फ जेकब के बारे में सोचो। तभी विक्रांत कहता है, स्टॉप स्टॉप अल्थिया, तुम्हें कैसे पता कि मैं जेकब के बारे में ही ऑल टाइम सोच रहा हूँ? तुम्हें ये चीजें कैसे आती है? हाउ कुड यू रीड द माइंड? प्लीज टेल मी। तो वो कहता है, वो कहती है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा हार्श हो गई, बट वो मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या रीड करते हो, पता नहीं। तो वो कहता है, लेकिन अगर मैं जेकब के बारे में भी सोच रहा हूँ, सो डज इट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू? तो वो कहते हैं, नहीं, एक्चुअली मैं तो बस वो सेमिनार के बारे में सोच रही थी कि वो सेमिनार किस तरीके से हुआ है, और अब सेमिनार का मतलब उसका एग्ज़ाम होने वाला है, और तुम्हारी बहन किस टाइप का एग्ज़ाम क्रिएट करेगी और कैसे मैं उसके करीब जा सकूं, और कैसे मैं मतलब वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए वो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी विक्रांत कहता है, आई नो यार, सबको टेंशन है, इवन मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। मेरी तो सिस्टर मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। शायद वो मुझसे गुस्सा है, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया कि मेरी सिस्टर इतनी जल्दी एकदम से बैंगलोर कैसे चली गई, जबकि वो बात हुई थी तभी। एल्थिया उसकी तरफ देख के बोलती है कि उन्हें कुछ इमरजेंसी हो गई थी। तभी विक्रांत पूछता है, एल्थिया, हाउ कुड यू नो दैट यू गाइस आर टुगेदर व्हेन शी गो? तो तुमने तो मुझे कहा था, एल्थिया कहती है, कि मैं होटल रूम में जाके उनसे मिलकर आऊँ। तब मैं जब उनसे मिलने गई थी और यही एग्ज़ाम वगैरह का कोई शॉर्टकट्स वगैरह चीज़ें पूछने गई थी, तभी सडनली से उनको फ़ोन आया, उनके लेबोरेटरी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, मे बी वॉट, वो यहाँ से चली गई हैं। तो विक्रांत कहता, ओ माय गॉड, मेरी सिस्टर इन ट्रबल, मुझे जाना चाहिए। तभी अल्थिया कहती कि हाँ, तुम्हें पता करना चाहिए कि तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या क्या हुआ है और चीज़ें क्या हैं। और सुनो ना, वो एग्ज़ाम्स के बारे में भी पता कर लेना और कैसे क्या होगा सब चीज़ें। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, कल तो वैसे ही एग्ज़ाम है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, पक्का पक्का। ऐसे कह के एल्थिया यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होती है, कि ये सोच के कि चलो उसने उसको विक्रांत को जेकब के काम से हटाकर एक्चुअल में कुछ लीगल थिंग्स सोचने के लिए मजबूर तो किया। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक कॉल आता है एल्थिया को, और एल्थिया के पास एक कॉल पे वो इंसान बोलता है कि सुनो, तुम्हें अभी के अभी बैंगलोर जाकर बहुत सी चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस सवालों के जवाब तुम बहुत सालों से ढूंढ रही हो, वो सवालों के जवाब तुम्हें वहीं मिलेंगे, और तुम्हें वहाँ जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम वहाँ जाओ, तुम्हारे जवाब मिलेंगे। और ये बोलकर वो वहाँ पर बोलता है कि मैं कुछ व्हाट्सएप पे तुम्हें कुछ पिक भेजी है, वो देख लेना। ये बोल के वो फ़ोन रख देता है। एल्थिया व्हाट्सएप ओपन करती है तो उसे कुछ पिक्स मिलती है, और वो पिक्स कुछ इस एरियाज़ की रहती है, जैसे कि बैंगलोर से कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ की पिक्स रहती है, और उसके नीचे एक और जगह की पिक्स रहती है, जैसे कि ये पिक रियल टाइम की पिक नहीं रहती है, मतलब बैंगलोर की जो रियल टाइम होता है उस टाइम की पिक नहीं रहती है, ये थोड़ी सी ओल्ड टाइम की पिक्स रहती है। तो तभी वहाँ पे एल्थिया लिखती है कि ये तो बहुत पुरानी पिक्स है। आई मीन, तो मुझे मुझे 1920 के ज़माने की पिक्स क्यों भेज रहे हो, या मतलब तुम मुझे उतना पुराने टाइम का क्यों भेजो? तो वो कहते हैं कि कुछ साल पहले की पिक्स है, कि ये टाइम, अब ये जो एरिया था अब वो कुछ मॉडर्न एरिया बन चुका है। ये जो हॉस्पिटल है, उस टाइम पे ये बहुत पुराना हॉस्पिटल था, लेकिन अब ये कुछ नया हॉस्पिटल हो चुका है। एंड तुम्हें ये सब चीज़ें कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तुम जिस चीज़ के पीछे पागल हो और जिस सवालों के जवाब चाहती हो, तुम्हें वो वहीं जाकर मिलेंगे। जैसे वो ये बात कहती है, तो वो कहती, ओके। तभी दिव्यांशी के पास भी सेम
एक व्हाट्सएप पे पिक आती है और वो ये पिक सामने के सामने रहती है और उसमें भी लिखा रहता है तुम जिस सवालों के जवाब ढूंढ रही हो तुम्हें यही हॉस्पिटल में जाकर यहीं से तुम्हारी सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। अब ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब जब यहाँ पर दिव्यांशी सोचती है कि मैं जो सवाल मेरे मन में चल रहे हैं उससे इस हॉस्पिटल का क्या लेना देना है, और यहाँ अल्थिया सोचती है कि इस हॉस्पिटल में जाके या इस करीब पे जाना कौन से हैं। तभी जब ये दिव्यांशी उस हॉस्पिटल के बारे में वो जो रहती है उस पिक को नेट पे डालती है और सर्च करती है अपनी एआई टेक्नोलॉजी के लिए, जिसको हम आजकल बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी। जैसे उसको पता चलती है तो उसे पता चलता है ओ माय गॉड ये एक्चुअल में लेबोरेटरी है। मतलब पहले ये कभी एक हॉस्पिटल हुआ करता था और अब ये लेबोरेटरी है। मतलब इसकी हिस्ट्री जानने के लिए मुझे अभिनव के पास जाना पड़ेगा। ये बात अब दिव्यांशी के दिमाग में चलती है, अल्थिया के दिमाग में चलती है कि मैं ये कैसे फाइंड आउट करूं, लेकिन ये सब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा और बेंगलोर मैं इंटर्नशिप करके काफ़ी अच्छे से जा सकती हूँ। तो अब उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही रहती है और वो काफ़ी क्लियर रहती है कि उसे अब क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि वो कितनी कंफ्यूज हो चुकी थी कि क्या करना है। थोड़ी देर में विक्रांत अपनी सिस्टर को कॉल करता जाता है, कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिकअप ही नहीं कर रही रहती क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहती है और एक्चुअल में उसको ये पता रहता है कि अब उसका भाई उसे सिर्फ यही बोलेगा कि इंटर्नशिप फ्री में दिला दे, और वो ये नहीं चाहती थी कि वो अपने रूल्स और जो अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है वो करे, आई मीन लाइक वो बाइस्ड वे में करे। तो थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा कॉल्स आने के बाद वो थोड़ा इरिटेट हो जाती है और सोचती है कि अब उसे एक्चुअल में अपने भाई का फ़ोन उठाना चाहिए, हो सकता है ये जेन्युइन हो। तो वो जब फ़ोन उठाती है तो वो बोलती है कि हाँ बोलो। तो वो कहता है होती दी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाई यू आर नॉट पिकअपिंग माई कॉल, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि तुम ठीक तो हो ना। तुम्हें एकदम से सडनली से जाना पड़ा। हाँ मुझे पता चला कि लेबोरेटरी में भी कुछ हुआ है, बट सब कुछ ठीक है ना। आई मीन कुछ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तुम ठीक हो ना, प्लीज प्लीज मुझे बताओ दी, आई एम सो मच वरीड। तभी उसकी दी कहती है हे डूड आई एम ओके एंड तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। आई मीन मुझे समझ में आता है कि मैंने थोड़ा सा तुम्हारे साथ थोड़ा सा हार्श बिहेव कर दिया था मैं तुम्हारा फ़ोन पिकअप ना करते हुए, सो आई एम रियली सॉरी। तो वो कहता है इट्स ओके, मुझे मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट मेरे लिए ये मैटर करता है कि तुम ठीक होना दी। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ये बोलना चाह रही थी कि देखो आई नो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए फेवर करूँगी, लेकिन मैं किसी के साथ थोड़ा सा आई मीन मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ। तभी विक्रांत कहता है आई नो आई एम समझ गई थी आप नेपोटिज्म ये सब को नहीं देना चाहते हो। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वो एग्ज़ाम क्लियर करूँ और अपनी काबिलियत पे वहाँ पहुँचूँ, बट इन सब चीज़ों में मुझे थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए। बस अगर आप वो मेरी मदद कर देती हैं तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वो बोलती है तभी वो बोलती है कि या श्योर थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इंसान हर चीज़ से झूठ बोल सकता है लेकिन एक्चुअल में जो वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने एथिक्स से झूठ नहीं बोल सकता है, तो मैं वो बोलना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स दी, ये भी कोई बोलने वाली बात है, मैं सब समझ गया हूँ। ये जो आप मतलब पेपर सेट कर रही हैं वो किस बेस पे है, मतलब कितना टफ है क्या है, कुछ समझा सकती हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं बता देती हूँ तुम्हें, तुम्हें बस अगर कुछ करना है तो जो मैंने थीसिस आई मीन जो मैंने अ, ये जो सेमिनार लिया था वह उसको बस काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना, उसी में सारे आंसर्स हैं, और जब तुम अ, वो समझ जाओगे तो तुम्हें हर चीज़ पता चल जाएगी कि
कि और कुछ भी नहीं है, एंड आई होप तुम समझ सको। तो वो कहता है ओके दी। ये बोल के वो दोनों अपना फ़ोन कट कर देते। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी अल्थिया रहती है वो एकदम से विक्रांत के पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हारी सिस्टर से तुम्हारी बात हुई है? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मेरी सिस्टर से बात हुई है और मेरी काफ़ी अच्छे तरीके से बात हुई। तो उसने बोला कि हाँ वो एग्ज़ाम, तो वो कहता है देखो मेरी सिस्टर ना अपने उसूलों की बहुत ज़्यादा पक्की है, वो अपने रूल्स और अपने एथिक्स को बहुत ज़्यादा मानती है, इसलिए वो मुझे ऐसे ऐसे नेपोटिज्म का फ़ायदा उठा के नहीं जाने देगी। तो वो कहती है ऑफ कोर्स यार, वो तो मुझे भी पता है, बट उसने तुम्हें कुछ बताया? तो वो कहती है कि हाँ, उसने कहा कि जो मैंने सेमिनार किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छे से कर लो तो निकाल सकोगे। तो कहता ओके ठीक है। तो तभी विक्रांत हाथ पकड़ता है अल्थिया का, बोलता है अरे वो मैं तो जैकब के साथ चला गया था ना, तो मुझे नहीं पता, तो तुम मेरी मदद करोगी? तो वो कहती है या श्योर चलो। फिर दोनों वहाँ पर जाके वो कभी जो एक्चुअल में जो सेमिनार हुआ था उसको, जो हमारी एल्थिया थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी, उसने ना हर एक सेमिनार की रिकॉर्डिंग करी थी, तो वो रिकॉर्डिंग के साथ उसने नोट्स भी बनाए थे। वो काफ़ी दोनों स्टडी करते हैं और प्रिपेयर हो चुके रहते हैं। दूसरी तरफ जो दिव्यांशी रहती है वो लेप्रोरिटी के बारे में बहुत कुछ रिसर्च कर रही रहती है कि उसे भी अपने सवालों के जवाब चाहिए रहते हैं, और उसे एक चीज़ दिखती है कि जब वो थोड़ा सा टेंस हो जाती है या उसको थोड़ा सा हो रही रहती है तो उसकी बॉडी एकदम गर्म हो रही रहती है, और फिर से वो पानी पीने के लिए जैसे ही अपना कप मतलब जो अपना स्टील की बॉटल होती है उसे उठाती है तो वो पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है, और वो इतना कोल्ड वाटर लेकर आई थी और वो वाटर उसके हाथ से छूने से गर्म हो जाता है। फिर वो देखती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो वो एकदम से हाथ लेती है और एक जो डिस्पोज़र होते हैं उसे हल्का सा टच करती है, तो वो भी मेल्ट होने लग जाता है डिस्पोज़र। फिर वो उसको लगता है कि हो क्या रहा है, तो वो दूसरे हाथ से टच करती है तो हो रहा रहता है। तो जैसे ही वो पूरे हाथ की पावर्स को एकदम से एक वहाँ पर एक छोटा-सा एक टेबल रहता है, वो उधर पे हाथ रख देती है, तो वो टेबल पे जलने से उसके पूरे हाथों के निशान इस तरीके से आ जाते हैं, और अब ऐसा होता है कि उसे समझ में आता है कि ओह माय गॉड, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। तो अब उसके दिमाग में एक और चीज़ आ जाती है कि हाँ भाई, मुझे अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हो क्या रहा है, और वो काफ़ी टेंस हो जाती है, और वो उसकी टेंस होने की मतलब हद से ज़्यादा टेंशन में बढ़ जाती है। तो तभी अभिनव का कॉल आता है और अभिनव बोलता है तुम मेरे फर्नीचर के साथ क्या कर रही हो? तो मेरे फर्नीचर की हालत कैसे कर दी है तुमने? तो वो बोलती है कि ओह, तो तुम कैमरे से मुझे देख रहे हो, तुम्हें ये नहीं दिखा कि फर्नीचर छोड़ो, ये मेरे हाथ को क्या हो गया है, ये जैसी मैं यहाँ टच कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, यहाँ पे पहले हॉस्पिटल था क्या? तो वो कहता है कि हाँ, ये पहले हॉस्पिटल था, और इस हॉस्पिटल ये जो अल्फा न्यूरॉन है वो तुम मतलब अ, अभिनव मुझसे झूठ मत कहना, ये जो अल्फा न्यूरॉन है ये पहले कोई और प्लेस पे था या यहीं पर था स्टार्टिंग से? तो कहता है तुम्हें पता है कि मैं उसे छू भी नहीं सकता हूँ, उसे जो छुएगा उसकी गर्मी और उसकी रोशनी से वो मर जाएगा, टच भी नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये अल्फा न्यूरॉन हमेशा से यहाँ पर है, और पहले ये चीज़ एक हॉस्पिटल में थी जब मेरे ग्रेट 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 ग्रैंड पा ने मुझे जब ये दी थी, और उसके बाद जब मेरे फादर ने मुझे ये दी तब ये एक्चुअल में मेरे फादर ने इसे एक मॉडर्न बिल्डिंग में कन्वर्ट किया था, और फिर उसके बाद मैंने इसे लेबोरेटरी बना दी है। सो माय फादर ने इसे लेबोरेटरी के बेस पे मुझे ये चीज़ें दी हैं। तो अब तुम्हें और भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए? तो कहती है कि नहीं, मतलब मेरा जो सवाल था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, वो अल्फा न्यूरॉन की वजह से हो रहा है। तभी अभिनव कहता है व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा न्यूरॉन की वजह से हो रहा है? कुछ अल्फा न्यूरॉन की वजह से नहीं हो रहा है, तुमने तो उसे टच भी नहीं किया। तो कहते एग्जैक्टली मैंने उसे टच भी नहीं किया है, लेकिन जब मैं उसके पास गई तो मैंने उसकी पावर्स को ऑब्जर्व किया अपने अंदर,
इसलिए जब भी मैं गुस्सा होती हूँ या जो मेरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होता है उसकी एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है। अगर मैं गर्म फील करती हूँ तो मेरे हाथ से गर्मी निकलती है। अगर मैं थोड़ा सा ठंडा फील करती हूँ तो मेरे हाथ से बर्फ निकलता है। तो कहते हैं कि तुम कुछ साइकोलॉजी वाली, तुम पागल हो गई हो क्या, कुछ भी कह रही हो, तुमने एक नया गैजेट बनाया होगा जिसकी वजह से हो रहा है। तो कहते हैं आई यू स्टूपिड, मैं गैजेट क्यों बनाऊंगी ऐसे, और ये गैजेट से मैं क्या करूं। तो कहते हैं मैंने तुम्हें एक काम दिया था, अभिनव कहता है कि वो काम करो ना, तुम फालतू के काम क्यों कर रही हो। तो वो एकदम से चला के बोलती है ऑफ कोर्स आई एम डूइंग दिस, डैम इट, तुम रखो अपना फोन। वो फ़ोन रख देती है। अब उसे ये सवालों के जवाब मिलते हैं कि मतलब उसका उसका सवालों के जवाब उसे वहाँ मिल चुके रहते हैं। लेकिन एल्थिया के जो सवालों के जवाब रहते हैं उसे तो कुछ भी नहीं मिलते। अब एल्थिया को जब अपने सवालों के जवाब चाहिए थे तो उसे एक्चुअल में बैंगलोर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बैंगलोर ही एक ऐसी प्लेस है जब वो वहाँ जाएगा, पता करेगा और चीज़ें समझ पाएगी। पर जब तक तो अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं। फाइनली जो अमृत रहता है वो आ जाता है। अमृत यहाँ पर अपने इंडिया में आ चुका रहता, सॉरी हैदराबाद में आ चुका रहता है अमृत। और अमृत वीएनएस कॉलेज पे जाता है और वहाँ पर उनसे कंडक्ट करता है और उनसे बात करता है। वो उनसे बोलता है कि नेक्स्ट डे ये सब जो भी है हमारी मैम ने ये सारा चीज़ें दी हैं, तो आप ज़रा देख लेना। तो वो कहता है कि ओके, मैं कंडक्ट करवा दूंगी। तो वो कहते हैं ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये सब चीज़ें ऐसी हो जाती है और वो दिन पूरा कट जाता है। नेक्स्ट डे सबसे इम्पोर्टेंट दिन रहता है। यहाँ पर एक्चुअल में सबकी लाइफ एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। जहाँ पर दिव्यांशी को एल्थिया चाहिए रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि जो दिव्यांशी को एल्थिया इसलिए चाहिए रहती है क्योंकि उसे ये चीज़ पता रहती है कि जब एल्थिया उसके पास होती है तो उसकी इंटेलिजेंसी प्लस दिव्यांशी अपनी इंटेलिजेंसी को मिक्स करके कुछ एक नई चीज़ें फाइंड आउट कर ले। एल्थिया को दिव्यांशी की ज़रूरत इसलिए रहती है क्योंकि उसे उसके पास जाके उसे अल्फा न्यूरॉन तक पहुंचना रहता है। विक्रांत एक्चुअल में ये इंटर्नशिप इसलिए पाना चाहता था कि वो बैंगलोर जा सके एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद द जेकॉब। तो सबकी सब लाइफ किसी ना किसी पे डिपेंडेंट थी और वो सब कुछ एक अमृत के वो क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है। और उस दिन वो सेमिनार स्टार्ट हो जाता है, सेमिनार का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और वो क्वेश्चंस पेपर सबके पास बढ़ चुके रहते हैं। यहाँ पर जो विक्रांत रहता है वो बहुत कोशिश कर रहा रहता है कि क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करे। एल्थिया भी बहुत दिमाग से करी। विक्रांत बहुत बार एल्थिया की तरफ नज़र उठा के दिखता है और वो उससे क्वेश्चंस पूछना चाहता था कि प्लीज़ मुझे आंसर दो। बट एल्थिया जो रहती है वो भी काफ़ी ईमानदारी से अपना कर रही रहती है। विक्रांत भी समझ जाता है कि अब एल्थिया उसे कोई भी आंसर का जवाब खुद नहीं देगी, तो इसका मतलब है कि उसे कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो और ये एग्ज़ाम पेपर काफ़ी ढज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़ोरों शोरों से अच्छी स्पीड में चल रहा रहता है। फिर एक थोड़े मतलब 2 ढाई घंटे के बाद जब ये एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो जाता है तब चीज़ें चली जाती है। यहाँ पर जो हमारा अमृत रहता है उसे भी इस सारे पेपर के बारे में कुछ नहीं पता रहता है, बिकॉज़ ऑल पेपर इज़ सेट बाय द दिव्यांशी। और दिव्यांशी सिर्फ ऐसी इंसान रहती है कि जिसने ही ये सब कुछ सेट किया रहता है। और अगर उसने सेट किया है तो फिर उसका आंसर भी किसी को नहीं पता रहता, इवन हमारे खुद अमृत साइंटिस्ट को भी, क्योंकि अमृत भी एक साइंटिस्ट ही रहता है तभी तो वो उसे असिस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। तो थोड़े टाइम के बाद जब पूरा ख़त्म हो जाता है तो अमृत फ़ोन करके बोलता है दिव्यांशी एग्ज़ाम जैसे तुमने कहा था मैंने कंडक्ट करवा दिया है और चीज़ें ख़त्म हो गई है। नाउ टेल मी कि मैं अब क्या करूँ। तो वो कहती है कुछ नहीं करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस पेपर दे रही हूँ, वो तुम ज़रा चेक कर लो। तो कहते हैं कि कैसे। कहते हैं OMR शीट्स टू हैम, उसको लो और आधे घंटे में उसको स्कैन करो और जो भी करेक्टेड है मैं सॉफ्टवेयर दे रही हूँ उसे कर लो। तो वो उसके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर सब रहते हैं और थोड़े 5 मिनट या 10 मिनट के गैप से
आधे घंटे के अंदर हम मान के चलें मोटा मोटा, तो आधे घंटे में सारे रिजल्ट आ चुके रहते हैं। तो जब रिजल्ट अनाउंस करने रहते हैं तो रिजल्ट अनाउंस में होता है कि अल्थिया सिलेक्ट होती है और साथ ही साथ यहाँ पर एक अमित नाम का लड़का होता है, वो सिलेक्ट होता है और तीसरा जो लड़का रहता है वो हमारा विक्रांत रहता है। ये 3 लड़के सिलेक्ट होते हैं, पर ऐसा बोला गया था कि टॉप 2 ही लिए जाएंगे उसमें। तो विक्रांत का कहीं न कहीं पत्ता पूरे तरीके से कट हो ही जाता है। अब विक्रांत काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है कि यार वो अपनी ही बहन की कंपनी में इंटर्नशिप नहीं कर पाए। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और हार्श रहता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तक दोनों के बीच में रोमांस कैसे स्टार्ट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। बट यार गाइस, पहले बेस बनता है उसके बाद रोमांस स्टार्ट होता है। अभी ये स्टोरी भी एक प्रॉपर लाइनअप है और जब ये दोनों मिलेंगी तो अब इनके साथ कैसी लव स्टोरी स्टार्ट होगी ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।